नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। क्या किसी का चेहरा देखकर कोई बता सकता है कि ये इंसान के मन में क्या चल रहा है? इस मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखिए। क्या इसे देखकर कोई कह सकता है कि इस लड़की ने इतनी बेरहमी से किसी की जान ली है? कम से कम इस मासूम चेहरे से तो कहीं से यह कातिल नहीं दिखती। लेकिन एक कहावत है जो आप सबने जरूर सुनी होगी, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो जरूरी नहीं। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। वास्तव में यह एक बेरहम कातिल है और इसका नाम है वृषाली ठाकरे। तो आखिर वृषाली की पूरी कहानी क्या है? इसने हत्या क्यों की? हत्या का कारण क्या था? और पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कैसे किया? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर। सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो पूरी घटना को समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्द से गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, वृषाली ठाकरे और जगदीश सोलंके। जगदीश मूल रूप से जनपद के जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। जगदीश के पिता अपने ही गांव में सलून चलाकर गुजारा करते थे। जगदीश के अलावा इसका एक और भाई था, जो शादी के बाद गांव से निकलकर पत्नी के साथ थाने के कोलसेवाड़ी नाम की जगह पर रह रहा था। जगदीश अपनी पढ़ाई लिखाई गांव से ही करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने बड़े भाई के पास चला जाता है और वहां नौकरी की तलाश में लग जाता है। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जब जगदीश की नौकरी लग जाती है तो उसे नौकरी करते हुए कई महीने बीत जाने के बाद परिवार वाले जगदीश की शादी करने का सोचते हैं, क्योंकि जगदीश भी अब ठीक ठाक कमाई कर ले रहा था। इसीलिए वह भी शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों में जगदीश के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। कई रिश्तों में से एक रिश्ता मलाड की रहने वाली वृषाली ठाकरे का भी आया था। 22 साल की वृषाली ठाकरे की तस्वीर पहले ही नजर में जगदीश के परिवार वालों को पसंद आ जाती है। फिर जगदीश भी लड़की की फोटो देखता है और जगदीश भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और फिर पारिवारिक स्तर पर रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई जाती है। सब कुछ तय होने के बाद जगदीश और वृषाली के बीच 2-3 मुलाकातें होती है। फिर दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फाइनली कुछ समय बाद वृषाली और जगदीश की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद जगदीश और वृषाली भी आपस में फोन पे बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने तक दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चलता रहता है। अब फाइनली वह दिन भी आ जाता है जिसका वृषाली और जगदीश को बेसब्री से इंतजार था। 29 दिसंबर 2018 को वृषाली और जगदीश की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद वृषाली का वो रूप देखने को मिलता है जिससे अब तक जगदीश अनजान था। शादी के बाद जगदीश अपनी पत्नी को लेकर कोलसेवाड़ी में परिवार के साथ ही फ्लैट में रहने लगता है, मगर यहाँ दोनों पति पत्नी लंबे समय तक नहीं रह पाते, क्योंकि अब आए दिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगती है। शुरू में जगदीश के परिवार वाले बहू को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वह समझने के बजाय इस परिवार से अलग रहने की जिद करने लगती है। जगदीश सोचता है कि शायद परिवार से अलग रहेंगे तो पत्नी से झगड़ा नहीं होगा। इसी सोच के साथ वह उषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर अब अलग रहने लगता है। अब इस फ्लैट में जगदीश और वृषाली के अलावा कोई नहीं रह रहा था। दिन के समय जगदीश ऑफिस में जाकर काम करता, जबकि वृषाली घर का काम संभालती थी। अब 3 महीने बीत जाते हैं। दोनों का रिश्ता मिला जुलाकर ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर अचानक से 6 मार्च को कुछ ऐसा होता है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल रात के 11 बजे वृषाली बेहद ही घबराई हुई आवाज में जगदीश के मामा नंदलाल को फोन करती है। वैसे तो वृषाली जगदीश के किसी भी रिश्तेदार को कभी भी फोन नहीं किया करती थी, इसीलिए जब वृषाली का कॉल आता है तो जगदीश के मामा भी थोड़े से चौंक जाते हैं। वृषाली बेहद ही घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं सब्जी लाने घर से बाहर गई हुई थी।
अभी जब घर के अंदर आई हूँ तो देख रही हूँ कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और यहीं पर जगदीश बेहोश पड़ा है। आप जल्दी से आ जाइए। इतना सुनते ही जगदीश के मामा अपने कुछ और करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लेकर भागते हुए जगदीश की फ्लैट पर आते हैं। यहाँ देखकर सच में लग रहा था कि घर में चोरी हुई है और इसी दौरान चोरों ने जगदीश की हत्या करने का प्रयास किया है। वहाँ पर मौजूद लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जगदीश की सांस अभी भी चल रही है, इसीलिए वे लोग तुरंत जगदीश को लेकर पास के ही अस्पताल में जाते हैं, मगर गंभीर हालत को देखते हुए जगदीश को रिफर कर दिया जाता है। अब लोग जगदीश को लेकर रुक्मणी बाई हॉस्पिटल लेकर आते हैं, पर यहाँ पर आते ही जगदीश को मृत घोषित कर दिया जाता है। साथ ही अस्पताल प्रशासन द्वारा इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दे दी जाती है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर देते हैं। कागजी कार्रवाई के बाद जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आखिर उस घर में क्या हुआ था कि जगदीश की जान चली गई, यह सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इस रहस्य से कोई पर्दा उठा सकता था तो वह थी वृषाली, मगर शादी के महज 3 महीने बाद पति को खोने के गम में उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वाले भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जल्दीबाजी न दिखाकर संयम से काम लेते हैं। कुछ इंतजार के बाद जब वृषाली की स्थिति कुछ बेहतर हो जाती है तो पुलिस वाले उससे बातचीत करके मामला समझने का प्रयास करते हैं। अपना बयान दर्ज कराते हुए वृषाली कहती है कि जगदीश देर शाम अपने काम से लौटने वाले थे, तभी उसने जगदीश को फोन करके बताया कि घर में सब्जी खत्म हो गई है, तुम बाहर से लेते आना। मगर जगदीश बिना सब्जी लिए घर आ जाता है। वृषाली के बयान के मुताबिक जब जगदीश ऐसे ही घर चला आता है तो वृषाली खुद ही सब्जी लेने मार्केट चली जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घबराहट में वह घर के अंदर दाखिल होती हैं। तब उनकी नजर घर के अंदर बिखरे पड़े सामानों पे पड़ती है। वृषाली बताती है कि घर के अंदर से उनका कीमती गहना भी गायब हुआ था। वृषाली अपने बयान के दौरान आशंका जताती है कि शायद चोर चोरी करने आए थे और इसका जगदीश ने विरोध किया होगा, इसी कारण चोरों ने जगदीश की हत्या कर दी होगी। धारा 174 के तहत इस मामले को पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज करते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में जगदीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही थी ताकि खुलासा हो सके कि हत्या कैसे हुई है। इसी मामले में पुलिस वाले अस्पताल जाकर जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। अब पुलिस वालों को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जो जानकारी मिलती है उससे इस केस की पूरी दिशा ही बदल जाती है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि जगदीश की हत्या रस्सी से गला घोट कर की गई है। इतना ही नहीं, रस्सी से गला घोटने से पहले जगदीश को जहर भी दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर चोरी करने आए चोरों ने जगदीश की हत्या की है तो वह हत्या करने से पहले भला जहर क्यों देंगे। अब पुलिस वालों का शक वृषाली पर होने लगता है कि कहीं वृषाली ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि तब घर में उसके अलावा कोई नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस वाले एक बार फिर से वृषाली से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। शुरू में वह अपने पुराने बयान पे टिकी रहती है और चोरी और चोरों द्वारा हत्या करने वाली बात को दोहराती रहती है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वृषाली चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल जब वृषाली और जगदीश की सगाई हुई थी तब यह रिश्ता वृषाली को भी पसंद था, मगर जब एंगेजमेंट के कई महीने बीत जाते हैं तो वृषाली का मन जगदीश से भर जाता है। मन भरने की वजह जगदीश का सिंपल होना था। वृषाली चाहती थी कि जगदीश भी स्टाइलिश कपड़े पहने, पार्टियों में जाए और हमेशा उसे घुमाने ले जाए, मगर जगदीश सादा जीवन जीना पसंद करता था। जब वृषाली देखती है कि जगदीश का पहनावा और लाइफस्टाइल उसकी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो वह शादी के लगभग 20 दिन पहले जगदीश से कहती है कि वह यह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वह अपना करियर बनाना चाहती हैं। फिर उसके बाद शादी करेंगी। इस बात की जानकारी जगदीश अपने परिवार वालों को देता है। फिर जगदीश अपने परिवार वाले वृषाली के परिवार वालों से इस बारे में बात करते हैं। जब वृषाली के माता पिता पूछते हैं तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, वह शादी के लिए तैयार है। अब
एक बार फिर से दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होने लगती है। मगर शादी के 3 दिन पहले एक बार फिर वृषाली जगदीश से कहती है कि अब वह यह शादी नहीं करना चाहती। अगर जबरदस्ती उसकी शादी हुई तो वह जान दे देगी। इस पर जगदीश एक बार फिर से परिवार वालों से बात करता है और वह भी इस शादी को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। मगर फिर पारिवारिक स्तर पर बातचीत होती है। करीबी रिश्तेदारों द्वारा एक पंचायत भी बुलाई जाती है, जिसमें एक बार फिर से शादी के लिए बात बन जाती है। मगर वृषाली ने शादी के पहले जीवन समाप्त कर लेने की धमकी दी थी, इसीलिए पंचायत के दौरान ही लिखित में तय किया जाता है कि अगर शादी के बाद वृषाली अपने जीवन खुद ही समाप्त कर लेती है तो उसकी जिम्मेदारी जगदीश या उसके परिवार वालों की नहीं होगी। इस तरह पारिवारिक स्तर पर समझौते के बाद यह शादी हो जाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान वृषाली यह भी खुलासा करती है कि भले ही शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मगर वह शादी के बाद भी जगदीश से छुटकारा पाने के प्लान में लगी रहती हैं। और इसी क्रम में एक दिन जब जगदीश काम से वापस आता है तो पहले वह उसके खाने में जहर मिला देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद जगदीश की तबीयत खराब होने लगती है। फिर कुछ ही देर बाद जगदीश बेहोश हो जाता है। जगदीश के बेहोश होने के बाद वृषाली पास में ही रखे एक मजबूत रस्सी से जगदीश का गला घोट देती है और तब तक उसका गला घोट कर रखती है जब तक कि जगदीश की सांसें नहीं थम जाए। जब वृषाली को यकीन हो जाता है कि जगदीश मर गया है तो पहले वह घर से कीमती ज्वेलरी गायब करती है, फिर घर के सभी सामान को इधर उधर बिखेर देती हैं ताकि लूटपाट जैसा माहौल बनाया जा सके, और फिर सब्जी लाने के बहाने वह घर से निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद घर के अंदर दाखिल होकर जगदीश के मामा को फोन कर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू करती हैं। मगर आखिरकार पुलिस वालों के सामने उसकी सारी चालाकी फेल हो जाती है। पुलिस के सामने एक और खुलासा होता है कि यह पहली बार नहीं था जब वृषाली ने जगदीश को जहर दिया था, बल्कि शादी के बस 2 दिन पहले भी वृषाली ने जगदीश को जहर देने का प्रयास किया था। दरअसल वृषाली उस दिन बैचलर पार्टी के नाम पर अपने कुछ दोस्तों को दावत देती है और उस दावत में जगदीश को भी बुलाया जाता है। काम में बिजी होने के कारण जगदीश पार्टी में समय पर नहीं आ पाता, इसीलिए वह खाने में शामिल नहीं हो पाता है। इसी कारण जब जगदीश पार्टी से जाने लगता है तब वृषाली उसे टिफिन में खाना लेकर जाने के लिए देती है और कहती है इसे तुम घर जाकर खा लेना। जगदीश घर पहुंचकर जब टिफिन खोलता है तो उसमें से उसे बहुत अजीब सी बदबू आती है, इसीलिए वह खाना बाहर फेंक देता है। इस तरह से शादी के पहले उसकी जान बच जाती है, मगर वह लंबे समय तक वृषाली की साजिशों से नहीं बच पाता और शादी के महज 3 महीने बाद उसकी बेहद ही दुखद तरीके से मौत हो जाती है। हत्या का कारण केवल इतना ही था कि वृषाली को मॉडर्न टाइप के लड़के पसंद थे, जबकि जगदीश चमक धमक से दूर सिंपल जीवन जीने वाला लड़का था। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वृषाली को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। वृषाली पर हत्या की धाराएं समेत कई और गंभीर धाराएं भी दर्ज किया जाता है। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, आपके अनुसार वृषाली को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक सतर्क रहें। धन्यवाद।